किस प्रकार राउल्ट का नियम जो है वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज में संबंध स्थापित, मतलब राउल्ट ने किसी भी विलयन के वाष्प दाब और उसके मतलब विलयन में प्रत्येक अवयव के मोल प्रभाज से कैसे उसको रिलेट किया था, है ना। तो इसके बारे में हम देख चुके। आज हम देखते हैं और जो हमने राउल्ट का नियम देखा था वो किसके लिए था, तो द्रव में द्रव के विलयन के लिए, अर्थात द्रवी विलयन के लिए। आज हम देखेंगे ठोस का द्रव में विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, हमने उस नियम को किसके लिए देखा, द्रव का द्रव में विलयन के लिए, और आज हमको ठोस का द्रव में विलयन के लिए राउल्ट का नियम देखना है। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, विलय ठोस रहेगा और विलायक जो है द्रव रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताई थी कि जो ठोस पदार्थ होता है उसका वाष्पन नहीं हो पाता, अर्थात वो अवाष्पशील पदार्थ होता है। और पहले वाली स्थिति में द्रव था, है ना, विलय द्रव था, तो द्रव का आसानी से वाष्पन हो जाता है, अर्थात वो उसमें वाष्पशील विलय था। ठीक है, तो उस विलयन में क्या था, विलय और विलायक दोनों ही वाष्पशील थे। लेकिन आज हम ठोस और मतलब अभी के क्लास में हम ठोस का द्रव में विलयन पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, ठोस अवाष्पशील होता है और जो द्रव होता है वो वाष्पशील होता है, अर्थात यहाँ पर विलय अवाष्पशील रहेगा और विलायक जो है वाष्पशील रहेगा। तो क्या विलयन का वाष्प दाब अधिक रहे, मतलब उतना ही रह पाएगा जितना द्रव का द्रव में विलय होने पर रहता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आज हमको पढ़ना है ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है, ठोस का द्रव में विलयन से संबंधित राउल्ट नियम। ठीक है, से संबंधित राउल्ट नियम। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठोस अवाष्पशील विलय होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ठोस होता है ना वो क्या होता है, तो वो अवाष्पशील विलय होता है। ठीक है, क्योंकि ठोस को वाष्पन नहीं होता। और यहाँ पे जो द्रव होता है वो क्या होता है, तो वो वाष्पशील, ठीक है, विलायक, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि विलायक हमेशा वाष्पशील होता है। विलय वाष्पशील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे जो विलयन बनेगा, क्या उसका वाष्प दाब, पहले जब द्रव और द्रव का विलयन बनाते थे तो उसके वाष्प दाब जितना आता था क्या उतना ही रहेगा, या फिर उससे कम रहेगा कि उससे ज्यादा रहेगा, यही हमको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय होता है ना, तो इसका तो वाष्पन होगा ही नहीं। ठीक है, केवल इसी का वाष्पन होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो पहले वाले कंडीशन में क्या होता था, विलय भी वाष्पशील होता था और विलायक भी वाष्पशील होता था, मतलब दोनों का वाष्पन होता था, है ना। तो अब वाष्पन यहाँ पे ज्यादा बना, वाष्पन यहाँ पे ज्यादा बना, तो ज्यादा से ज्यादा वाष्पन द्वारा विलयन के पृष्ठ पे दाब लगाया जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में क्या होता है, कुल वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक है, कुल वाष्प दाब अधिक होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक विलयन है, ठीक है, द्रव और द्रव का विलयन है, ठीक है, और इसमें द्रव और मतलब दोनों ही द्रव क्या है, वाष्पशील होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सतह को छोड़कर वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, पृष्ठ का अधिकांश भाग वाष्पित होने वाले अणुओं से भरा हुआ है, ठीक है, घिरा हुआ है, तथा सतह को छोड़कर वाष्प बनने वाले अणुओं की संख्या भी यहाँ क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए यहाँ पे विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ विलयन का जो पृष्ठ होता है उसका कुछ ही भाग क्या होता है, वाष्पशील विलायक द्वारा घिरा होता है, और उसका कुछ भाग अवाष्पशील विलय द्वारा घिरा होता है। ठीक है, तो वाष्पशील विलायक द्वारा जितना भाग मतलब जो घेरा गया पृष्ठ का घेरा गया स्थान होता है वो अपेक्षाकृत इसकी तुलना में कम होता है, तथा सतह को छोड़कर वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए यहाँ पे जो विलयन का कुल वाष्प दाब बनेगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने यह समझा कि जब किसी विलयन में विलय और विलायक दोनों वाष्पशील होते हैं तो विलयन का जो कुल आंशिक वाष्प दाब होता है वो अधिक होता है। लेकिन जब किसी विलयन में क्या होते हैं,
विलय अवाष्पशील तथा विलायक वाष्पशील होता है तो विलयन का जो कुल आंशिक दाब होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्यों कम होता है मैं बताती ना, क्योंकि पृष्ठ का कुछ ही भाग क्या होता है विलायक अणुओं द्वारा घिरा होता है और सतह को छोड़कर वाष्प बनने वाले विलायक अणुओं की संख्या में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, इसलिए विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। तो इसी को राउल्ट ने फिर से संबंधित किया। ठीक है, इसी को राउल्ट ने फिर से देखो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन एक दूसरे का अपोजिट हो गया ना, तो इसी को राउल्ट ने फिर से संबंधित किया। इसमें राउल्ट ने क्या कहा था कि स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, और विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो विलय तथा विलायक दोनों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। ऐसा इसमें राउल्ट ने कहा था और हमने देखा भी था। ठीक है, इक्वेशन निकालकर। लेकिन इसमें राउल्ट ने क्या कहा, इसमें राउल्ट ने कहा देखो अब विलयन का वाष्प दाब इस पर तो निर्भर बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तो वाष्प बनाने में भाग नहीं ले रहा है, इसका वाष्प नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाष्प विलयन के वाष्प में कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, वाष्प मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम इसमें ऐड नहीं करते क्योंकि वाष्प बना ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो केवल विलायक का ही वाष्प दाब होता है। ठीक है, विलयन के वाष्प दाब हम विलायक के ही वाष्प दाब को मानते हैं। तो ऐसा कंडीशन को देखते हुए राउल्ट ने क्या नियम दिया कि स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ में आया सबको? ठीक है, और आपको मैं क्या समझा सकती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P क्या होता है विलयन का कुल वाष्प दाब होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमने पहले वाले कंडीशन में लिखा था PA प्लस PB, ऐसा हमने लिखा था ना। लेकिन जब विलयन में अवाष्पशील विलय हो तो यहाँ पे हम PB की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि उसका तो वाष्प नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाष्प नहीं हो रहा है तो उसमें वाष्प नहीं पड़ रहा है, जो विलयन पर मतलब के सतह पर दाब लगा है ना, तो इसलिए इसको हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। तो PA बराबर क्या निकल कर आएगा, P बराबर क्या निकल के आएगा, PA। तो इससे हमने क्या समझा कि स्थिर ताप पर विलयन का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलय के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। समझ में आ सबको? तो इस प्रकार से ऐसा कंडीशन इसकी उपस्थिति में उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय उपस्थित होता है तो उस विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं क्या है नियम। चलिए, तो राउल्ट का नियम क्या है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो होता क्या है कि स्थिर तापमान पर, ठीक है, स्थिर तापमान पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, उस विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्लियर हो गया ना? तो इस प्रकार से इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PA समानुपाती XA। ठीक है, PA समानुपाती XA। उसके बाद जब इसमें हम क्या करते हैं, शुद्ध विलायक लागू करते हैं। तो शुद्ध विलायक लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक लागू करने पर PA बराबर P0A इंटू XA। ठीक है, अब होता क्या है, चूंकि P बराबर PA राउल्ट के नियम अनुसार है ना, विलयन का कुल आंशिक वाष्प दाब विलय के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। तो P बराबर क्या आ जाएगा, P0A इंटू XA। चलिए, क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होता है, ये एक जब विलयन में अवाष्पशील विलय उपस्थित हो तब राउल्ट का नियम होता है। क्लियर हो गया ना सबको? चलिए, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, आगे हमको पढ़ना है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से संबंधित, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से संबंधित किसका नियम भाई,
संबंधित राउल्ट का नियम। एकदम इजी यहाँ पे डेरिवेशन रहेगा इसका, ठीक है, बहुत ही इजी होगा, ठीक है, समझ में आया। देखो अभी हमने दो राउल्ट के नियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला द्रवों का द्रव में विलयन के लिए राउल्ट का नियम हमने देखा, जिसमें हमारा फार्मूला क्या आता है, तो P बराबर क्या आता है, तो P0 A प्लस क्या आता है आपका XB, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, तो P0 B माइनस P0 A, ऐसा हमारा फार्मूला इक्वेशन निकल कर आया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने राउल्ट का नियम देखा ठोस का द्रव में विलयन के लिए, जिसमें हमारा फार्मूला क्या आया था कि P इक्वल P0 A इंटू XA, ऐसा हमने देखा। अब हमको तीसरा राउल्ट का नियम देखना है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन क्या है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम क्या है, यही क्वेश्चन रहता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम लिखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम इसको मतलब डिराइव करते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं राउल्ट के नियम से कि जब किसी विलयन में, ठीक है, और देखो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अवनमन मतलब क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। आपेक्षिक अवनमन लिखा है ना, अवनमन मतलब कमी और उन्नयन मतलब वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवनमन हो रहा है मतलब कमी हो रहा है, और कमी कब होता है, जब किसी विलयन में क्या हो, अवाष्पशील विलेय उपस्थित हो, तब कमी आती है ना, तब अवनमन होता है। तो हम जानते हैं कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित होता है तो विलयन के कुल वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। समझ में आया सबको, ठीक है। जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित होता है तो विलयन का कुल आंशिक वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ऐसा आपको इसमें लिखना है। क्लियर हो गया, ठीक है। और हम यह भी जानते हैं कि स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में, ठीक है, किसी भी विलयन में उपस्थित विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उस विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। या सीधा सीधा हम बोले तो विलयन में विलायक, स्थिर ताप पर विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ऐसा हम पहले से ही जानते हैं, है ना। तो इसको आपको लिखना है, तो याद रखेंगे, ठीक है। वाष्प दाब में क्या लिखेंगे कि देखिए जब किसी विलयन में कौन सा विलायक, अवाष्पशील विलायक, तो जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित हो तो, ठीक है, अवाष्पशील विलेय क्या हो, उपस्थित हो, तो विलयन के कुल वाष्प दाब में उपस्थित हो तो विलयन के कुल वाष्प दाब में कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है, क्योंकि हमको P बराबर 0 रखना पड़ता है ना। तो कुल वाष्प दाब में कमी हो जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ आपेक्षिक अवनमन, अतः स्थिर ताप पर, ठीक है, अतः स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में किसका वाष्प दाब, विलायक का, ठीक है, विलयन में विलायक का आंशिक वाष्प दाब उसके मतलब विलायक के ही, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्लियर। तो ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, सब इतना को जान रहे हो, है ना, कि अवाष्पशील विलेय जब क्या हो, किसी विलयन में उपस्थित हो तो विलायक का क्या हो जाता है, आंशिक वाष्प दाब विलायक के ही मतलब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाता है। अर्थात
अर्थात हम क्या पढ़े थे, अर्थात हम पढ़े थे PA बराबर क्या होता है, सॉरी PA समानुपाती XA है ना। विलायक का आंशिक वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात विलायक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, और ये हो गया समीकरण हमारा एक। अब हमको क्या करना है, समीकरण एक को शुद्ध विलायक के लिए लागू करने पर, ठीक है, समीकरण एक को शुद्ध विलायक के लिए क्या करने पर, लागू करने पर। ठीक है, समीकरण एक को शुद्ध विलायक के लिए लागू करते हैं तो समीकरण एक किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो सभी जानते हो P बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट A इंटू एक्स ए। ठीक है, P नॉट A इंटू एक्स ए। समझ में आ सबको, शुद्ध विलायक के लिए लागू कर रहे हैं तो शुद्ध विलायक का दाब क्या होता है, P नॉट A होता है ना। तो यहाँ तक समझ में आया, इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन 2। क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर कितना होता है, 1 होता है, अभी मैं बताई, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो इस प्रकार से, इसलिए हम XA की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, XA की वैल्यू आ जाएगी 1 और इसको पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस XB आएगा। आप क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर समझ में आ सबको, तो समीकरण समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, मान को ये ऐसे लिखना है आपको, समीकरण 2 में मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 का मान PA बराबर, ठीक है, P नॉट A की वैल्यू सॉरी यहाँ पे हो जाएगा P नॉट A और XA की वैल्यू को रखिए। ठीक है, XA की वैल्यू कितना है, 1 माइनस XB। यहाँ तक समझ में आना सबको, क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो में करा। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB होगा। समझ में आया। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे आता है, इसको इस साइड में पक्षांतर कर देंगे तो PA और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो P नॉट A इंटू XB बराबर क्या बचा, P नॉट A। समझ में आया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे P नॉट A, ठीक है, P नॉट A हो जाएगा और इंटू XB। अब हम PA को पक्षांतर करेंगे तो P नॉट A माइनस PA होगा। आया समझ में सबको। उसके बाद अब हमको क्या करना है, इसको पक्षांतर करना है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पर है, तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 1 से B बराबर हमको क्या मिला, P नॉट A माइनस PA मिला, और नीचे में इसको पक्षांतर करेंगे तो गुणा से भाग में जाएगा, मतलब P नॉट A। ये हमारा क्या है, फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। तो इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नीचे में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 3 वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्ट के नियम का सूत्र है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसका हम क्या करेंगे, मीनिंग करेंगे। तो समझ में आया ना सबको इतना। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, इतना तो आप पहले से जानते ही हो। ठीक है, उसके बाद इसको आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। ठीक है, फॉलो करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आप इसको जानते हो, है ना, फिर आप ये मोल प्रभाज का सर्व समीकरण लागू कर देना। ठीक है, और फिर उसको रखना, तो आगे आप इधर कैलकुलेशन करना तो जानते ही हो। ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो देखिए अब उसको क्या करना है, यहाँ पे इसका मीनिंग लिख देना है। क्या मीनिंग लिखना है कि यहाँ पे जो आया है उसको हम क्या बोलते हैं, तो XB क्या है भाई बताइए, तो XB है अवाष्पशील विलेय का मोल प्रभाज। XB क्या है, अवाष्पशील विलेय का मोल प्रभाज, है ना।
मतलब वाष्प दाब। समझ गया ना सभी। और PA क्या है, PA, तो PA क्या है, तो PA है विलायक का वाष्प दाब। सब जानते हो ना, PA विलायक का वाष्प दाब है, ठीक है। और P0A माइनस PA ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं, माइनस है ना, माइनस मतलब कमी और अनमन मतलब कमी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अनमन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अनमन, ठीक है। तो लास्ट में हमारा राउल्ट का नियम क्या निकल के आया, लास्ट में हमारा राउल्ट का नियम क्या निकल के आया, सोचिए जरा, है ना, क्योंकि आपको तो थ्योरी बनाना आता है। तो देखो लास्ट में हमारा राउल्ट का नियम क्या निकल के आया, अतः क्या बोलेंगे इसको, कि जब किसी स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय उपस्थित हो तो वाष्प दाब में इतना को हम आपेक्षिक अनमन बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी मैं लिख देती हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसको भी हम लिख देते हैं P0A माइनस PA अपान P0A, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अनमन। समझ में आया, ये केवल वाष्प दाब में अनमन है, और जब ये अनुपातिक हो ना तो इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अनमन। समझ गए ना सभी। तो देखिए यहाँ पे इतना को वाष्प दाब में आपेक्षिक अनमन बोलते हैं, तो इसका लास्ट में हम नियम क्या लिखेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनमन का नियम क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे कि जब किसी स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय उपस्थित हो तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अनमन से संबंधित राउल्ट का नियम है। तो जब आपको पूछे कि वाष्प दाब में अनमन से संबंधित राउल्ट का नियम लिखिए और सूत्र की व्युत्पत्ति करिए, तो आप इस प्रकार से सूत्र की व्युत्पत्ति करोगे और फिर नीचे में इतना लिखने के बाद अभी जो मैंने नियम बोला उसको आप लिखना। तो समझ में आया सबको वाष्प दाब में अनमन से संबंधित राउल्ट का नियम। तो प्रैक्टिस करिए, डेरिवेशन है, ठीक है, और सूत्र को याद रखिए।